हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में आज लेक्चर 5 में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं या जो इस चैनल पर नए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ में मैं पॉइंट्स मेंशन करती हूँ और उसको एक्सप्लेन फर्दर करती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो ना सुन के ना देख के आप खाली पीडीएफ देख के आपको समझ में आ जाएगा, तो वो नहीं है। आपको एड ऑन पॉइंट समझने के लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, या आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था पहली बार। तो वो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन में हुई थी 1931 में। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके लिए आप लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो पे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि इसका पूरा मेजर रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पार्लियामेंट भी कहा जाता है। वो किस लिए? क्योंकि ये पहली पार्लियामेंट थी इंडिया की। वो रीजन ये है क्योंकि ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनी, किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए। और यह कह सकते हैं कि कुछ जो नॉर्मल लॉज थे उनको बनाने के लिए भी इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। अब वो कब हुआ था? वो नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेटअप होता है एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। जिनको इस बारे में पढ़ना है वो प्रीवियस वीडियो पहले जाके देख लें। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कहें या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करें, तो ये सबसे पहले आइडिया जो है एम.एन. रॉय साहब ने दिया था। ये कम्युनिस्ट लीडर थे और उसके बाद इसको गांधी जी और नेहरू जी ने दोनों ने सपोर्ट किया था। आगे फिर देखें तो ये जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने को लेके, ये पहली बार कांग्रेस रेज करती है 1935 में। कांग्रेस ने 1935 में रेज किया एंड देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। देन हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेटअप हो गया, जो हमने पीछे बात करी। अब ये कितने दिन तक चला, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चलता है दिसंबर 9 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है। अगर हम बात करें कि टोटल ड्यूरेशन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना लगा था, तो वो है आपका 2 years 11 months 18 days। कहीं कहीं पर आपको 17 days भी मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 18 days मिलता है। टोटल सेशन कितने थे इसमें? 11 थे। मतलब 11 सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स की, जिसके चलते उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया था। कुछ और चीज़ अगर हम ऐड कर दें यहाँ पर, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें आपको 389 मेंबर्स ओरिजिनली देखने को मिलते हैं। ठीक है, 389 मेंबर्स ओरिजिनली यहाँ पर थे। और उसके बाद फिर इसमें से 296 जो थे वो प्रोविंस से इलेक्ट होके आते हैं एंड देन 93 जो थे ये नॉमिनेट होते हैं प्रिंसली स्टेट से। फिर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई है, तो 9 दिसंबर 1946 को इसमें एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कि भाई कोई बैठना भी तो जरूरी है, ओवरऑल पूरे काम को देखने के लिए कौन होगा, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये 2 दिन के लिए रहे थे। फिर हम देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। अब ये वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? ये हैं प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी, या हम इनको जानते हैं एच.सी. मुखर्जी के नाम से। ठीक है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लीगल एडवाइजर बनाया जाता है श्री बी.एन. राव को। अच्छा, अब हमने 9 दिसंबर की बात करी, हमने 11 दिसंबर की बात करी। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में आपको दिखेगा, स्पेशली मतलब जीएस के पेपर में।
ये भी पूछा जा सकता है कि किसने मूव किया था और कौन सी डेट को मूव किया था वो, और आपको 13 दिसंबर 1946 का सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, इसके बारे में मैंने बात करी थी जब प्रीएम्बल वाले लेक्चर में। फिर से थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये पर्पस एंड एम की बात करता है। ये बेसिकली जैसे हम प्रीएम्बल की बात करते हैं वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, और ये किस पे बेसिस है, वही प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो एम्स और एस्पिरेशंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से यहाँ पर आते हैं। अब हुआ क्या कि वही सेम चीज देखने को मिलती है कि जब बहुत सारा काम होता है, समझना होता है, तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट कमिटीज अपॉइंट करनी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आप हर इंसान एक काम नहीं कर पाए, मतलब कई सारे काम नहीं कर पाएगा। तो एक इंडिविजुअल को अगर हम एक काम दे देंगे तो वो बहुत ही परफेक्शन के साथ उस काम को कर पाएगा। तो इसके चलते कुछ 13 कमिटीज जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट कमेटी जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। हम सबको पता है ड्राफ्टिंग, बाकी कमेटीज के बारे में तो भले हम नहीं पढ़ते हों, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में सब लोग पढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि कुछ कमिटीज मेजर कौन सी थी, तो एक थी यूनियन पावर कमेटी जिसको जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे, एक थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो भी जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे, एक आती है ड्राफ्टिंग जो हम अभी बात करेंगे ही, एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स पर माइनॉरिटीज, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड अफेयर्स पे थी, जिसको कौन डील कर रहे थे, सरदार पटेल। इसी तरह से और माइनर कमिटीज भी थी, तो वो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है लॉ के स्टूडेंट्स को, क्योंकि इतना नहीं वो पूछा जाएगा। आपको मेन जो मैंने बताया ड्राफ्टिंग कमेटी, तो आप इसके बारे में जानिए कि इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब हम थोड़ा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? ये पहली बात तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है। दूसरा, इनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, ये पहले लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट करते चलिए जहां पे भी आपके नोट्स बने हुए हैं, या अगर आप लेक्चर देते टाइम कहीं पे पॉइंटर्स बना रहे हैं तो। ये चीफ आर्किटेक्ट हो गए, ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हो गए इंडिया के, और इनको 1919 में गवर्नमेंट ने भारत रत्न पोस्टह्यूमसली दिया था। ठीक है, उसके साथ साथ इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और इसके अलावा इनको मॉडर्न मनु भी कहते हैं। हाँ, तो ये सारी इनके बारे में बात हो गई कि अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि ये टर्म किसके लिए यूज होता था, तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अडॉप्शन की बात करें, पहले भी देख चुके हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था, जिसको हम लॉ डे के रूप में भी मनाते हैं इसी वजह से, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये है, जिसको लेके बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, पता नहीं चलता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया, तो हमको क्या लगता है कि जो फाइनल सिटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 26 नवंबर को ही हुई होगी। लेकिन बात क्या थी कि इसके बाद 24 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 जिस दिन एनफोर्समेंट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसके 2 दिन पहले एक फाइनल सेशन होता है जिसमें ये असेंबली मिलती है फॉर देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल सेशन कब हुआ था या फाइनल मीटिंग कब हुई थी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो आप बताएंगे ये 24 जनवरी 1950 है। फिर एनफोर्समेंट डेट 26 जनवरी 1950 हम सबको पता है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ और काम किए थे, और वो क्या काम है कि अगर हमारा नेशनल फ्लैग कहा जाए किस दिन अडॉप्ट हुआ था, तो वो है 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई, इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है, उसके पिछले महीने, ठीक है, अगस्त से पहले हम जुलाई में ले लें, तो हमारा नेशनल फ्लैग इंडिपेंडेंस से पहले अडॉप्ट हो गया था। और नेशनल एंथम की अगर बात करें तो ये आपका 1950 में होता है, मतलब 24 जनवरी 1950 को, वही जिस दिन फाइनल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था उस दिन ये हमारा अडॉप्ट हो रहा है नेशनल एंथम, यानी कि रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले। तो ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको जीएस के पेपर में मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ चीजें ये है कि अगर हम इंडिपेंडेंस डे की 1947 की बात यहाँ पे कर ही रहे हैं, तो थोड़ा ये कर लेते हैं कि 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था कि कमिटीज वगैरह बनाने के लिए प्रपोजल पास हुआ था, और फिर 29 अगस्त को ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये हमारी बनी थी, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे और उसके अलावा 6 मेंबर्स कुछ और थे। अच्छा, अगर देखा जाए
कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था ये फाइनलाइज किसने किया था, तो ये फाइनलाइज किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, और कब किया था, फेब 1948 को। ठीक है, ये जो 1949 है ना, अगर हम इससे पहले की बात करें तो 1948 में, इससे पहले अगर हम 26 नवंबर 1949 से पहले की अगर हम बात करें तो यानी कि यहाँ पर आ जाता है आपका 1948 की बात। ठीक है, तो 1948 में क्या हो रहा है कि फेब 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनल कर दिया। अब उसकी सेकेंड रीडिंग जो है वो कंप्लीट कब हो रही है, 17 अक्टूबर को 1948 में, एंड थर्ड रीडिंग उसके लिए मिलती है असेंबली 14 नवंबर 1949 को, एंड देन जाके 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट होता है। तो फेब 1948 से पहली बार फाइनलाइज होना स्टार्ट हुआ, एंड देन 26 नवंबर 1949 को फाइनली अडॉप्ट हुआ। ये डेट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन हाँ प्रीवियस थोड़ा जानना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कई पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि क्यों 26 जनवरी को एज अ डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया गया था। रीजन बिहाइंड ये है कि जो कांग्रेस सेशन का जो पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन था जो कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में हेल्ड हुआ था। ठीक है, अगर डेट आप मेमोराइज करना चाहें तो डेट की अगर मैं बात करूं तो द डेट वाज दिसंबर 31 1929, हाँ 1929। ठीक है, ये डेट थी जिस दिन क्या हुआ कि इन्होंने पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन ये यहाँ पे इस दिन हेल्ड हुआ था। तो इसके कॉन्सिक्वेंस के चलते क्या होता है कि जो 26 जनवरी 1939 की डेट थी, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन सा ईयर आ जा रहा है कि ये बात कर रहा है 1930 के रेफरेंस में, 26 जन 1930। इस दिन क्या हुआ कि इंडियन पीपल ने इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करा था। तो इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि 26 जनवरी ही हमारे इंडिया ये डेट हो इंडिपेंडेंस की, क्योंकि 1930 में अगर बात करी गई तो कुछ नहीं तो अगर इंडिपेंडेंस नहीं इस दिन हो पा रहा है तो एटलीस्ट मतलब इंडिपेंडेंस तो पहले ही 1947 में हो गया। तो इनका मन था कि 26 जनवरी कहीं ना कहीं एज अ सिग्निफिकेंस यूज किया जाए, तो जिसके चलते इन्होंने 1950 में इसको रखा एज अ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वही है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो किसी रीजन से वो चाह रहे थे। आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हमारा अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब देखिए कई जगह आपको क्या होगा, लॉ वाले बच्चे तो वैसे जानते हैं कि 395 ही आर्टिकल्स हैं, लेकिन आप कभी कहीं और पॉलिटी के बच्चों से पूछेंगे या कोई और मतलब फील्ड के लोगों से पूछेंगे तो वो बता देंगे 444 हैं, मतलब जो भी बढ़ते आ रहे हैं ना अभी वो सब ऐड करके बताएंगे। बट आप खुद देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या कभी हमारा 1 और 2 ऐसे करके बढ़ रहा है, 3 4 मतलब लाइक ऐसे नहीं ना, हमेशा हम देखते हैं कि ए बी करके बढ़ता है। ठीक है, अगर शेड्यूल भी बढ़ रहा है हमारा, शेड्यूल तो खैर 12 हुए हैं लेकिन 22 पार्ट की अगर हम बात करें तो 22 पार्ट में क्या हुआ है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को अगर यहाँ पे जोड़ा गया है तो वो आया आपका 9A आपको दिख रहा है, 9B मतलब 9B दिख रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरीके से। और शेड्यूल तो 8 शेड्यूल पहले थे, उसके बाद हमारे 4 शेड्यूल और आए हैं अमेंडमेंट से। 9th वाला तो फर्स्ट अमेंडमेंट से आ गया था, 10th वाला 52nd अमेंडमेंट से आया था, और 11th वाला 73rd से आता है, और 12th वाला 74th से आता है। तो आप यही कहेंगे कि ओरिजिनल आर्टिकल्स कितने हैं, 395 हैं, वो खाली उसमें ऐड हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके पार्ट 1 के ऐड हो रहे हैं, सब प्रोविजंस आ रहे हैं, सब आर्टिकल्स आ रहे हैं, वो नंबर में नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर कुछ ऐसे प्रोविजंस भी थे जो उसी दिन इन्फोर्स हो गए थे 26 नवंबर 1949 में, वो थे सिटीजनशिप वाले, फिर कुछ इलेक्शंस वाले थे, कुछ टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे और कुछ शॉर्ट आर्टिकल्स थे। जैसे आप मान लें अगर सिटीजनशिप में बात करें तो 5 6 7 8 9 था। ठीक है, उसके बाद आपको 60 दिख जाएगा, फिर इलेक्शन 324 दिख जाएगा, शॉर्ट टाइटल है अगर 366 377, ऐसे कई सारे मतलब थे जो उसी दिन इन्फोर्स हो गए थे। और रिमेनिंग प्रोविजंस जो थे वो कब हुए थे, वो आपके 26 जनवरी 1950 को जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आता है।
तो आज के लिए इतना ही था। यही बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पूछे जाएंगे लॉ के स्टूडेंट्स को, और इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो वैसे और भी बहुत ज़्यादा ये डिटेल में है, लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया था कि ये कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ये सॉवरेन बॉडी नहीं है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया इस बॉडी ने बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। बात करें तो बहुत कुछ है करने को, लेकिन ये सब आपके लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है जो एग्जाम में आ रही हैं। तो इसलिए इसमें इतना ही। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक से डील करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज एंड सजेशंस हैं तो आप ms.judiciarypoint@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। साथ ही आप फेसबुक पेज जुडिशरी पॉइंट पे मैसेज भी कर सकते हैं, और आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं फॉर द अपडेट्स। So guys, stay safe, stay motivated. Thank you so much.